Hello, class 8 SST, chapter 4, agriculture. Yeah? In our last class, we had read about the agriculture and its initial stage and initial form in the India and in the whole world. Clear? So we have a specific graph of the world distributions of the Arabian lands where we used to crops in whole world. So now there are some kind of the agriculture, or there are some kind of activities which is just connected to the agriculture, which are, do you know? And the first is agriculture, the science and the art of the cultivation of the soil. ऐसी साइंस और ऐसा आर्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑन द सॉइल जो मृदा के ऊपर जिनको उगाया जाता है, जैसे फसलें हैं, राइजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक्स, और पशुपालन करना और कृषि करना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग. इसको कृषि कहा जाता है सामान्य रूप से. क्लियर? सेरिकल्चर में क्या होता है, ये कमर्शियल होता है, ये वाणिज्य मतलब व्यवसाय से जुड़ा हुआ है. एग्रीकल्चर का ये पार्ट है. रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, क्योंकि सिल्क वर्म्स जो है वो स्पेसिफिक ट्रीज की लीव्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और फिर वहां पर उन्हीं पत्तों को वो खाते हैं और फिर वो रेशम देते हैं. तो इस तरह से ये सिल्क वर्म्स जो है वो सेरिकल्चर के अंदर आता है. इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर. ये फार्मर के लिए अतिरिक्त आय का साधन बन सकता है. फार्मर फार्मिंग तो कर ही रहा है, पर उसके लिए एक सप्लीमेंट्री इनकम हो जाती है, एक अतिरिक्त आय का एक और सोर्स. ठीक है? एंड देन the piscicultures and the breeding of the fish. मछलियों को एक विशेष प्रकार से पालना, चाहे वो हम कह सकते हैं नेचुरल स्पेस हो, या हम कह सकते हैं कि वो हमारे द्वारा बनाया गया कृत्रिम अगर स्रोत हो पानी का, और वहां मछलियों को पाल रहे हैं, कृत्रिम सोर्स हो, वहां मछलियों को पाल रहे हैं. किस लिए पाल रहे हैं मछलियों को? स्ट्रक्चर टैंक एंड पाउंड के अंदर पाल रहे हैं, और उनको बेचना, मछलियों को बेचकर पैसा कमाने से भी ये भी एग्रीकल्चर का एक पार्ट है. एंड विटीकल्चर के अंदर कल्टीवेशन ऑफ द ग्रेप्स, खाली ग्रेप्स की खेती की जाती है. एंड देन हॉरिकल्चर्स के अंदर जो है वो व्यवसाय से संबंधित फसलें उगाई जाती है, जिसको सीधा बाजार में बेचा जाता है और बेचकर सीधा पैसा कमाया जाता है. और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जिसके अंदर वेजिटेबल आते हैं, फ्लावर्स आते हैं और फ्रूट्स आते हैं. ठीक है? एंड फार्मिंग सिस्टम, agriculture or farming can be looked at as a system. अब फार्म सिस्टम का मतलब होता है कृषि, एक कृषि यंत्र. जो आज की डेट में जो कृषि है वो यंत्र के रूप में देखी जाती है. इसका एक स्पेसिफिक जो है वो प्रोसेस है. स्पेसिफिक प्रोसेस के अंदर क्या चीज है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम. द इंपोर्टेंट इनपुट्स होते हैं उसके अंदर, जैसे सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, मशीनरी हो गया, एंड लेबर हो गए. सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड आर प्लगिंग. अब इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो इसके अंदर करे जाते हैं, जैसे प्लगिंग करना, खेत को प्लग करना, खेत को जोतना, खेत के अंदर बुआई करना, फिर उसकी इरिगेशन सिंचाई करना, फिर उसकी वीडिंग करना, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करना. The outputs from the system include अब इन सब के अंदर कुछ चीजें और शामिल की जाती है. वो है क्रॉप्स, वूल माने ऊन, डेयरी माने दूध, क्योंकि जब हम खेती करते हैं और कृषक लोग जो है वो अन्न को अलग कर देते हैं, जो प्लांट का पीछे वाला पार्ट बचता है वो पशुओं को दे देते हैं, तो साथ ही साथ जो है वो पशुपालन भी हो जाता है, इससे उनको दूध मिलता है. एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, और इसके साथ ही साथ अन्य कई सारे प्रोडक्ट उनको मिलते हैं. द टाइप ऑफ द फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द वेरियस वेज. टाइप ऑफ द फार्मिंग सिस्टम एंड द टाइप ऑफ द फार्मिंग, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग. क्लियर? अब इसके अंदर सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर क्या आता है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट
प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर डेली। अब इस तरह की जो खेती के अंदर, जिसको अंदर अपन स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि एक किसान अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए खेती करता है, उस सेंस में अपन लेते हैं इसको। दिस मीन इज फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली, फार्मर की फैमिली की नीड्स पूरी हो। एंड ट्रेडिशनली, जो कि एक परंपरागत रूप से होता आ रहा है, लो लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द हाउस होल्ड लेवल आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन अ स्मॉल आउटपुट्स। बहुत ही छोटे से क्षेत्र में और खाली फार्मर की फैमिली ही पूरी उस छोटे से भूखंड में, उस छोटे से लैंड के पार्ट के अंदर खेती करते हैं, अपना इनपुट देते हैं और वो फसलें उगाते हैं। क्लियर? Subsistence farming can be further classified as the intensive subsistence and the primitive subsistence. अब the household labors are used to produce small outputs बहुत कम होते हैं, पर subsistence farming जो होती है can be further classified, इसको क्लासिफाई किया गया है दो भागों में। फर्स्ट इंटेंसिव फार्मिंग और सेकेंड है primitive subsistence agriculture। अब ये दोनों क्या चीज है? So in the intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a So students, we just move in another class because due to the problem of the electricity, so I just continue your chapters. The part which I had wrote on the board, it was in the computer class, and now I am in another class. So instead to waste our time, we should just focus on the book. So just move to page number 40. Clear? The type of the farmings. तो अब इसके अंदर क्या होता है कि द फार्मिंग सम ऑफ द बहुत छोटे से आउटपुट देता है कृषक और उसके अंदर उससे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। अब टाइप ऑफ फार्मिंग से द फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द वेरियस वेज। फार्मिंग जो है वो कई तरीके से अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में अलग अलग तरीकों से खेती की जाती है। क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, वो जियोग्राफिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पेसिफिक अलग, हर जगह की एक अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन है, वहाँ का अलग अलग क्लाइमेट है। तो वहाँ पर जो सीधी सी बात है, वहाँ पर फार्मिंग करने के जो तरीके वो भी अलग अलग ही होंगे। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, जो आप उत्पाद करते हो उसकी डिमांड कितनी है, जो आप उगा रहे हो क्या लोग, वहां के लोग उसको यूज करते हैं। लेबर, वहां पर कितने लेबर्स मिलते हैं, एंड द लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी, और वहां पर टेक्नोलॉजी कितनी हाईटेक है, ये भी बहुत डिपेंड करता है आज की फार्मिंग में। ठीक है? फार्मर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू मेन टाइप्स, दो मेन टाइप्स इनके। पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, पर एक बार फिर बता रहा हूं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। फार्मर की फैमिली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फार्मर ऐसी खेती करता है, जिसके अंदर परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द हाउस होल्ड लेबर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एन स्मॉल आउटपुट्स। बहुत ही कम आउटपुट के साथ में, क्योंकि फार्मर इसके अंदर बहुत कम आउटपुट देता है और उसकी आउटपुट देने की क्षमता भी कम होती है। आउटपुट का मतलब होता है वो कितना उस खेती, उस फील्ड के अंदर अपनी तरफ से मेहनत, अपनी तरफ से सीड्स, अपनी तरफ से फर्टिलाइजर, अपनी तरफ से प्रोडक्शंस कर सकता है, वो एक लिमिटेड स्टॉक से। व्हाई? Only because this is a small field and you don't have a specific criteria to do a very large thing in that small field. So वो एक बहुत ही छोटे स्तर पर बहुत ही कम आउटपुट के साथ में अपनी फैमिली के मजदूरों को या अपनी फैमिली के मेंबर को ही एज ए लेबर लेकर वो काम करता है। क्लियर? So the subsistence farming can be further classified। अब इसको भी और आगे दो भागों में बांटा गया है, the intensive subsistence and the primitive subsistence farming। अब ये क्या है, ये देखिए।
In the intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of a land. एक छोटे से भूखंड पर, छोटे से भूमि के टुकड़े पर वह खेती करता है। Of the land using a small tools and the more labor. छोटे छोटे कृषि के यंत्रों का वो यूज करता है और लेबर्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। The climate with the large number of the days with the sunshine and fertile soil. The climate with the large number of days. जब वह पूरे साल की ज्यादातर अवधि में खेती का कार्य ही करता है। विथ सनशाइन, जहाँ अच्छा प्रकाश हो सूर्य का, अच्छी उसे सनशाइन मिलती हो, और जहाँ की जो सॉइल हो वो फर्टाइल हो, उपजाऊ मिट्टी हो। क्लियर? एंड परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप। तो अगर ये कंडीशन होती है तो वह साल में एक से ज्यादा फसलें उगा सकता है। क्लियर? ओके। So the growing of more than one crop annual on the same plot. उसी खेती, उसी भूखंड पर वह ज्यादा लेबर के साथ में, अगर कंडीशन उसके फेवरेबल है, कंडीशन उसके फेवर में है, तो एक से ज्यादा फसलें उसी प्लॉट पर उगा सकता है। मीनवाइल वन ईयर। क्लियर? So the intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated area of the monsoon region. ये जो monsoon regions होते हैं, उस monsoon क्षेत्र के अंदर ऐसे एरिया जो हाईली पॉपुलेटेड होते हैं, जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि साउथ में, साउथ ईस्ट में और साउथ एशिया के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर? और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, मतलब कि अपन कह सकते हैं कि एक तरह से आदिम निर्वाह कृषि कह सकते हैं। निर्वाह मतलब कि अपना रोजी रोटी के लिए कार्य करना, वो निर्वाह कहलाता है। और वो आप फार्मिंग के थ्रू करते हो, वो आप लेबरिंग के थ्रू करते हो। इट्स नॉट आवर मैटर, आवर मैटर इज एग्रीकल्चर। सो वी वुड जस्ट टॉक अबाउट द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। So includes shifting, cultivation and the nomadic herding. अब यहाँ पर भी आप देखिए दो आ गए, एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आ गया और दूसरा नोमैडिक हर्डिंग आ गया। पहला शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन अ थिकली फॉरेस्टेड एरिया, जहां पर सघन वन होते हैं ना, बहुत ज्यादा वन होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं जिसको अपन फॉरेस्ट कहते हैं। क्लियर? वहां पर ये होते हैं, जैसे अमेज़न के बेसिन्स के अंदर होते हैं। और ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिकल मतलब आप समझते हो, हिंदी में आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, ट्रॉपिकल अफ्रीका। द पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट, एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और इंडिया का नॉर्थ और ईस्ट का जो पार्ट है उसके अंदर जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहीं कहीं पर होता है। क्लियर? दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल्स। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो रेनफॉल्स होती है, इसीलिए तो इतने ज्यादा डेंस ट्रीज होते हैं, फॉरेस्टेड है यहाँ पे। सो दीज आर द एरियाज ऑफ द हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशंस ऑफ द वेजिटेशंस। और वेजिटेशंस का जो वापस रीजनरेशंस भी हो जाता है। जैसे अगर आप पेड़ काट दें तो वहां पर ऐसी स्पेसिफिक क्लाइमेट है कि वहां पर वापस पेड़ उग जाते हैं। ठीक है? सो दीज एरिया आर द हेवी रेनफॉल एंड द क्विक रीजनरेशन ऑफ द वेजिटेशंस एंड द प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय द फिलिंग एंड द ट्रीज आर बर्न देम। वे जो लोग वहां पर खेती करते हैं वो वहां पर स्पेसिफिक एरियाज के अंदर को चूज करते हैं और वहां के पेड़ काट देते हैं, और पेड़ काट देने के बाद में उसको जला भी देते हैं। क्लियर? And then the plant trees and the burning them, the ashes, जो ऐश बनती है उसकी मतलब कि राख। ठीक है? जो उसकी जो ऐश होती है, the ash are then mixed with the soil and the crops, और जो ऐश होती है वो काम करती है फर्टिलाइजर का। ठीक है? और उसी से जो है वही एक उपजाऊ मिट्टी, वहां की मिट्टी को उपजाऊ बना देती है, वहां की मिट्टी के अंदर मिल जाती है वहां की राख, और वहां पर अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है। और वो कौन कौन सी फसलें हैं?
जैसे द क्रॉप्स ऑफ द मेज, द याम एंड द पोटैटो एंड द कवास आर द ग्रोन्स आफ्टर द सॉइल्स लूजेस इट्स फर्टाइल। अब क्या है कि अगर आप इतनी सारी चीजें उस स्पेसिफिक एरिया में कंटिन्यू उगाए जा रहे हैं, आलू उगा रहे हैं, आप वहां पर ज्वार उगा रहे हैं, आप वहां पर गेहूं उगा रहे हैं, आप वहां पर जो है वो और फार्मिंग भी कर रहे हैं, अलग अलग तरह की आप खेती कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वहां की मिट्टी का उपजाऊपन जो होता है, जो मिट्टी जो फर्टाइल होती है उसका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, मिक्स विद द सॉइल एंड द क्रॉप्स। क्रॉप्स के एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, आफ्टर द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी द लैंड इज अबंडेंट एंड द कल्टीवेटर्स मूव्स टू अ न्यू प्लांट। अब उस भूमि को वापस छोड़ दिया जाता है और खेती करने वाले लोग दूसरी भूमि की तलाश में वापस आगे बढ़ जाते हैं। और जहां पर खेती की गई थी, क्योंकि वहां पर हैवी रेनफॉल होता है, तो वहां पर ऑटोमेटिक जो है वो एयर शेडिंग के थ्रू वापस छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं और वे पौधे वापस बड़े बड़े ट्रीज का फॉर्म ले लेते हैं, ट्रीज का आकार ले लेते हैं, और मतलब वहां पर वो रीजनरेशन हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है वहां पर। And the land is abandoned for the cultivation, and the cultivator move to the new plot. Shifting cultivation is known as the slash and burning agriculture. उसको इस shifting cultivations को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक है the slash and the burning agriculture. Clear? And the nomadic herding, मतलब कि चल कृषि कहते हैं इसके अंदर, is practiced in the semi-arid and the arid regions of the Sahara. सहारा क्षेत्र के अंदर जो है वो एरिड जोन्स और सेमी एरिड जोन्स के अंदर इस तरह की खेती की जाती है। द सेंट्रल एशिया एंड द सब पार्ट ऑफ द इंडिया, भारत के कुछ क्षेत्रों के अंदर इस तरह की खेती की जाती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस तरह की खेती के अंदर क्या होता है, The herdsmen move from place to place. हर्ड्समैन जो होते हैं ना, वे अपने सभी पशुओं को एक साथ पूरे झुंड का झुंड लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो घूमते रहते हैं। और वो क्या करते हैं, प्लेस टू प्लेस देयर एनिमल्स फॉर द फूड एंड द वाटर। वो अपने एनिमल्स के लिए फूड और वाटर की तलाश में रहते हैं। और अलोंग द डिफाइंड रूट, एक स्पेसिफिक रूट होता है, क्योंकि वो रूट्स के बारे में जानते हैं, ये उनका एक ट्रेडिशनल वे है हर्डिंग करने का। तो वो उन सभी रूट्स के बारे में जानते हैं जहां पर उन चीज की पूरी पॉसिबिलिटीज है जो वो चाह रहे हैं। क्लियर? उसी रूट को वो लेते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट राइज इन द रेस्पॉन्स टू द क्लाइमेट कंस्ट्रेंट्स, परंतु ये जलवायु के विपरीत कार्य करता है, क्योंकि जहां पर जानवर जाते हैं वो हर तरह की खेती, हर तरह के फसलों को, हर तरह के प्लांट्स को खा जाते हैं, तो वो ये जलवायु पर जो है वो विपरीत परिवर्तन पड़ता है। एंड टेरेन, और एंड टेरेन मतलब जिस रास्ते से वो गुजर रहे हैं उस रास्ते पर होने वाली मृदा संबंधी समस्याएं भी आती हैं। द शिप, केमल, याक, गॉड्स आर मोस्टली कॉमनली रेयर्ड। ये सारे जो पशु हैं जिनको ज्यादातर पाला जाता है और वो हर्ड्स के अंदर वो साथ में मूव करते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क। अब वे क्या क्या प्रोवाइड करते हैं एनिमल, वे प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मीट, वूल एंड द हीड्स, इसका मतलब होता है खाल, एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्ड्स एंड देयर फैमिलीज। हर्डर्स और उनकी फैमिली को ये सारी चीजें पशुओं से मिलती है। क्लियर? एंड द कमर्शियल फार्मिंग, इन द कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड द एनिमल आर रेड फॉर स्केल इन मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग के अंदर क्या होता है, कमर्शियल होता है वाणिज्य। जब खेती आप केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं कर रहे, अब आप खेती उस स्केल पर कर रहे हैं जब आप एक बड़ी मात्रा में फसलें उगा सके और उनको मंडी के अंदर बेच सके और लोगों को सप्लाई कर सके, तो उसको कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। क्लियर? तो अब अगर अपन कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं तो इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन, फसलें उगाई जाती है, एंड एनिमल्स आर रेयर्ड, और पशुओं का पालन भी किया जाता है। ये चीज आपने लो स्केल, हाई स्केल पर देखी है कि दोनों एक साथ की जाती है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है
कि जब कोई क्रॉप उगाई जाती है तो उस पूरी क्रॉप जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए ईटेबल नहीं है, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट है जो ईटेबल है। तो उस पार्ट को छोड़कर बाकी सारा जो उस प्लांट का हिस्सा होता है वो पशुओं को उनके चारण के रूप में, पशुओं को उनके खाने के रूप में दे दिया जाता है। तो ऑटोमेटिक आप एनिमल्स के लिए आपको कोई स्पेसिफिक जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो दो काम एक साथ हो जाते हैं, पशुपालन भी हो जाता है, साथ में एग्रीकल्चर भी हो जाता है। क्लियर? और उससे उनको डबल इनकम भी हो जाती है। ठीक है? तो परंतु ये लो स्किल हाई स्किल हर जगह होता है, पर कमर्शियल वे में वो बड़े स्केल पर होता है, एक लार्ज स्केल पर होता है। द एरिया कल्टिवेटेड, जिस एरिया के अंदर खेती की जाती है, एंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल यूज्ड इज लार्ज, और जिस पूंजी का निर्वाह या जिस पूंजी को लगाया जाता है, जिस मात्रा में पैसा लगाया जाता है, वो भी एक लार्ज अमाउंट होता है। ठीक है? सो मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द मशीन्स, ज्यादातर काम मशीन्स के थ्रू किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी स्तर पर आप खेती कर रहे हैं तो आप हाथ से काम तो कर नहीं सकते। सो द मशीन्स एंड द कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चरल। क्लियर? इनके बारे में भी आपको धीरे धीरे बताना पड़ेगा। इन द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के अंदर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द कमर्शियल पर्पस, क्रॉप्स जो है वो कमर्शियल पर्पस, व्यवसाय के लिए उगाई जाती है। क्लियर? जैसे व्हीट है, मेज है, आर कॉमन एंड कमर्शियली ग्रोन ग्रेन, जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, और भी कई सारे ऐसे ग्रेन्स है जो स्पेसिफिकली जो है वो मार्केटिंग के लिए उगाए जाते हैं। आर द कॉमन कमर्शियली ग्रोन एंड द मेजर एरिया वर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस are the temperate and the grassland of the North America. नॉर्थ अमेरिका के बड़े बड़े ग्रासलैंड होते हैं, वहां पर ये खेती की जाती है। यूरोप और एशिया के अंदर भी ये काम किया जाता है, किसका? कमर्शियल फार्मिंग का। These area are स्पेशली पॉपुलेटेड। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एरिया होते हैं इसमें बहुत ही कम जनसंख्या होती है, तो आपको वहां पर डेंस पॉपुलेशन नहीं मिलेगी, वहां पर बहुत बड़े क्राइटेरिया के अंदर आपको भूमि मिलेगी जिससे कि आप बड़े स्तर पर खेती कर सकते हैं। एंड सेपरेटली पॉपुलेटेड विद द लार्ज फार्म्स प्रोवाइडिंग ओवर द 100 ऑफ द हेक्टेयर्स, हजारों हेक्टेयर के अंदर खेती की जाती है। एंड द सर्व विंटर एंड द रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन, पर ज्यादा सर्दी पड़ने पर वहां की जो ग्रोइंग स्किल है वो कम बढ़ जाती है, सीजन्स, एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। परंतु एरिया के अंदर जो है वो केवल एक ही फसल ली जाती है या ली जा सकती है। क्लियर? इन द मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर द लार्ज इन द मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूडर क्रॉप and rearing livestock. It is very easy for narrating, it not need to be narrate, and it is the practice in the Europe, और ये कहाँ किया जाता है? ये यूरोप के अंदर, ईस्टर्न यूएसए के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, एंड साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। और लास्ट आता है अपना द प्लांटेशंस एंड आर द टाइप ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग। यह भी एक प्रकार से व्यावसायिक कृषि है। इसके अंदर क्या होता है? where a single crop of tea, coffee, sugarcane, sauce, rubber, banana और cotton are grown। ये इनमें से कोई एक फसल उगाई जाती है वहां के लैटिट्यूड और वहां की फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग और वहां की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। क्लियर? लार्ज अमाउंट ऑफ द लेबर एंड द कैपिटल आर रिक्वायर्ड, बहुत बड़ी मात्रा में इसके लिए पैसा चाहिए और बहुत बड़ी मात्रा में इसके लिए लेबर चाहिए। क्लियर? the produce may be produced on the farm itself or in nearby the factories। अब इसके अंदर से जो प्रोडक्शन निकलता है या तो वो खुद काम में लेते हैं या फिर अपने आसपास के जो फैक्ट्रीज होते हैं वहां पर वो सप्लाई कर देते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। इस तरह की खेती के अंदर ये बहुत आवश्यक है कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा,
यातायात की सुविधा, क्योंकि जो फसलें आपने उगाई है उसको स्पेसिफिक फैक्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए सुचारू रूप से अच्छी होनी चाहिए। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर इस तरह की फार्मिंग्स बहुत ज्यादा पाई जाती है। रबर इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर द सम एग्जांपल्स। Clear? So in our next class we would talk about major crops. Clear? Thank you.